बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 11 मुलाहिज़ा फरमाएं। यार तू समझता क्यों नहीं, सलामत शाह को थाने भी पहुंचना था। मैंने कहा अगर वो बाद में पहुंचा तो वहां जो लोग बैठे हैं वो उसको 10 जूते मार के ढक देंगे और फिर उस रकम का वही अंजाम होगा जो मेरा ब्रीफ केस वाली रकम का हुआ। मोहसिन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि अभी आता हूँ और फिर भीड़ में गायब हो गया। 10 मिनट बाद फिर वो नमूदार हुआ। मैंने थाने फोन किया है कि सलामत शाह आए तो उसे सीधा अदालत भेज दिया जाए। मैंने कहा मैं मीर मोहम्मद बोल रहा हूँ। उसकी आवाज की नकल की थी जो कामयाब रही। उसने दांत निकाल के कहा। दोनों इंस्पेक्टर एक तरफ से मंजिर और राबिया कारी दूसरी जानिब से नमूदार हुए। अब्दुल वदूद मंजिर क्लास में मेरा बहुत बेतकल्लुफ दोस्त था और कदरे मुश्तरक थी। हम दोनों की चुलबुली तबीयत जिससे सब आजिज थे, मगर हमारी मुतहिदा कुव्वत के सामने किसी की ना चलती थी। जब हम लड़ते थे तो मेरा पल्ला भारी रहता था। चुनाचे हमारे दरमियान ताकत और सरमाए के इस्तेमाल का एक ऐसा मुआहदा तय पा गया जिसमें दोनों का फायदा था। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरी अय्याशी के खराजात भी बर्दाश्त कर सकता था। अय्याशी बामैनी खाना पीना, तफरीह, चाय और सिनेमा। मैं मॉनिटर था और जिस्मानी तौर पर उसकी हिफाजत के अलावा उसके दुश्मनों की गोशुमाली कर सकता था और मैंने उसे नालायकी के बावजूद सेकंड मॉनिटर भी बनवा लिया था। बचपन की ये सियासत अब मुझे अमली जिंदगी में हर कदम पर कार फरमा नजर आती थी। मंजर अब वाकई बहुत फैल गया था। मुझे देखते उसके हलक से खासी दबंग आवाज निकली, अबे सिकंदर, मॉनिटर की दुम। फिर उसने कह के साथ मेरे कंधे पर हाथ मारा। ये क्या रोनी शक्ल बना रखी है तुमने? कत्ल कर दिया है? फिर क्या हुआ? कत्ल मर्द ही करते हैं, छोड़ फिक्र भूतनी के। पहले तू हमें बचाता था, अब देख हम एहसान का बदला कैसे चुकाते हैं। मोहसिन और राबिया पास खड़े मुस्कुराते रहे। मीर मोहम्मद और रशमत खान अपनी मतानत और दबदबे को बरकरार रखने की बेसुध कोशिश में मसरूफ रहे। अदालत में जाने से पहले मंदिर ने वकालत नामे पर मेरे दस्तखत लिए। बड़े वकीलों की मौजूदगी छोटी अदालत में क्या नफसियाती असर डालती है, इसका अंदाजा मुझे पेशी के बाद हुआ। उनके मुकाबिल भी LLB था, मगर वो प्रोसिक्यूशन सब इंस्पेक्टर होने के बायस उसे अपनी बदबख्ती समझता था कि वो पुलिस के साथ है। उसने वाजिबी से दलाइल दिए जो राबिया और मंजिर ने चुटकियों में उड़ा दिए। PSI में बराबर का मुकाबला करने की हिम्मत ना थी और ना वो इसकी जरूरत महसूस करता था, क्योंकि हुकूमत उसे तनख्वाह देती थी, मैं नहीं। मीर मोहम्मद और रशमत खान पीछो ताब खाते रहे और खून के घूंट पीते रहे, क्योंकि मैंने अपने बयान में बता दिया था कि हवालात में मुझ पर किस किस्म का गैर इंसानी तशद्दुद किया गया था, किस तरह मेरी रकम गायब कर दी गई और मुझे कैसी धमकियां दी गई थी। मीर मोहम्मद ने इन इल्जामात की सेध से इनकार किया और मेरे वकीलों ने कहा कि सबूत नाकाफी होने के बायस इन तमाम इल्जामात के तहत हम किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का इरादा तो नहीं रखते, मगर इन हालात में मुल्जिम को पुलिस के रिमांड पर रखना जुल्म होगा और अगर ऐसा किया गया तो इसके खिलाफ सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जरूर दी जाएगी। नताइज खातर ख्वाह बरामद हुए और मजिस्ट्रेट ने मुझे जुडिशनल डिमांड पर जेल भेज दिया। ब्रीफ केस मोहसिन के हवाले कर दिया गया। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर मीर और रशमत खान कि तुम्हें मायूसी हुई और आज तुम्हें मेरी मेजबानी का शर्फ हासिल ना हो सका। मैंने बाहर आते ही कहा, इंशाअल्लाह कल परसों तक मेरी जमानत के बाद तुम्हारी वो सब कवाली बकवास हो जाएगी जो तुमने रास्ते में की थी। अबे छोड़, इनके मुंह मत लग। मंदिर ने फौरन मुदाखलत की। मुझसे बात कर, तेरी जमानत की दरख्वास्त का वक्त 12:30 बजे है। इंशाअल्लाह आज ही APP को नोटिस जारी हो जाएगा। आज की रात जरा जेल देखा, समात होगी और उसके बाद जमानत। मोहसिन ने सब इंतजाम कर लिया है। दरख्वास्त में क्या लिखा है मंदिर? मैंने कहा अभी दूंगा एक झांपड़, ये वकीलों के मामलात हैं, हम पर छोड़ दे। मंजिर बोला, मुख्तसरन बता देता हूँ, बुनियाद तेरे खिलाफ एक साजिश को बनाया गया है जिसका मकसद तुझे सजाए मौत या उम्र कैद दिलाना है और नाकामी की सूरत में कत्ल कर देना है, और इसमें मुख्तलिफ वाकयात का हवाला है जो लंदन में पेश आए। दूसरा नुकता यह है कि तेरे वालिद को ब्लैकमेल के बाद कत्ल किया गया और यह भी उन्हीं साजिशी अनासर की कार्रवाई थी जो हुनूर रोपोश है। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि लाश को निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाने की दरख्वास्त अलग से DM की अदालत में पेश की जा रही है। तीसरा नुकता सलामत शाह की गवाही का है जो सबसे अहम है और जिसके मुताबिक वारदात के वक्त तेरा जाए वारदात से बहुत दूर होना साबित होता है। मंजिर साहब, ये सब मफरूजात हैं। मीर मोहम्मद ने मुदाखलत की। यार थानेदार बादशाह, मंदिर ने पलट कर कहा, तुम दखलदार माकूलात मत करो, समझे? तुम्हें क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं। अगर अभी ख्वाह मुख्वाह तुम्हारे खिलाफ तशद्दुद, हब से बेजा गबन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की अदालती तहकीकात का चक्कर चल गया तो लाइन हाजिर रहोगे। क्या फायदा इस थानेदारी से भी जाओगे? जाओ ऐश करो। उसके बाद उन दोनों में से कोई भी नहीं बोला। मंजिर मुझे अपनी साबका जिंदगी के बारे में बता रहा था, खुसूसन अपनी बीवी के बारे में जो बकौल उसके शादी से पहले नक्शे चुगताई थी। तो अब तजरीदी 8 का नमूना। शादी को हुए हैं सिर्फ 5 साल। पहले जोड़ी लड़कों की, फिर 2 लड़कियां, पिछले साल डबल लड़के। हुजम में और वतन में मेरी बराबरी पर आमादा है, चुनाचे मुस्तकबिल सख्त मखदूश है।
मैं तो सोच सोच के हलकान होता हूँ। बीवियां शादी के बाद 20-30 साल तो साथ निभाई जाती हैं। मोहसिन, मैं और राबिया हंसते रहे। 12:30 बजे सेशन जज की अदालत में मेरी पेशी एक रस्मी कार्रवाई थी, जिसके बाद APP को नोटिस जारी करने के अहकामात सादर हो गए और जेल से समाअत के लिए मुल्जिमों को लेकर आने वाली गाड़ी मुझे भी लेकर रवाना होगी। मोहसिन ने कहा कि वो सलामत शाह से राब्ता कायम करने की पूरी कोशिश करेगा। शाम को उसे अपने पापा से भी एयरपोर्ट पर मिलना था और फिर दूसरे जामन का इंतजाम भी करना था। मैंने उसे फिर याद दिलाया कि उसने एक और जरिए से रकम की फरामी का जिक्र भी किया था। न जाने क्यों फिर मोहसिन का चेहरा उतर गया और उसने सिर्फ इकरार में सर हिलाया। उससे अगले दिन सुबह अदालत ही में मुलाकात का इम्कान था, मगर राबिया ने कहा कि वो शाम को मुझसे जेल में मिलेगी और इस पूरे केस के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगी। फिर दियो एकल बस टाइप ट्रक का आहनी दरवाजा बंद हो गया, जिसके बाहर 2 मुसल्लह सिपाहियों पर मुश्तमिल गार्ड बैठी थी और फिर दूसरा दरवाजा था। इस डब्बे में 30 के करीब कैदी भर दिए गए थे और गर्मी से सबका बुरा हाल था। हवा का रास्ता उन आहनी जालियों के सिवा कहीं ना था, जो 8 फुट लंबे, 6 फुट चौड़े और मुश्किल से 5 फुट ऊंचे डब्बे की छत के साथ चंद इंच चौड़े रोशनदानों की तरह नजर आती थी। अगर कैदियों के दम घुट के मर जाने का डर ना होता तो शायद इतना तकल्लुफ भी ना किया जाता। जब दर जिंदा खुला और लारी से बाहर आके मैंने खुली हवा में सांस लिया और कमर सीधी करके देखा तो मुझे जेल का अहाता दिखाई दिया। वक्ती तौर पर थाने की अकूबत गाह के मुकाबले में ये पनाहगाह जरूर थी, मगर फौरी तौर पर जो ख्याल मुझे आया वो कम लर्जा खेज था। कौन जाने इस जेल ही में किसी सुबह सूरज के तुलू होने से कबल तख्ते-दार पर मेरी जिंदगी का सफर तमाम हो और मेरी लाश अंधे कुएं से निकाल के मोहसिन रजा के हवाले कर दी जाए कि सफे दुश्मना को खबर कर दे मेरे चारागर को नवीद हो और फौजिया से कहो कि जो कर्ज रखते थे जान पर वही कर्ज आज चुका दिया। और ये भी ना हुआ तो एक इमरानी दीवारों के बेरहम हिसार में गुजर जाए। वो उम्र जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन टुकड़ा थी और जिसका एक एक लम्हा ख्वाहिशात का खजीना था। ख्वाहिश सितारों पर कमंड डालने की, ख्वाहिश खुशबुए गुल को जेरे दाम कर लेने की। मैंने दिल में खुदा से पनाह मांगी, बेपनाह अंदेशों और वसवसों से जो मुझे तनहा पाते ही शयातीन के लश्कर की तरह मुझ पर यलगार करेंगे। मुझे सुकून दे और यकीन दे और इस्तकामत दे मेरे माबूद। शाम को 4 बजे जब मैं जेल को रोटी का जायका चख के सोच रहा था कि अभी सूरज को आसमान की कितनी मुसाफत तय करनी है और कल का दिन कितनी सदियों के फासले पर है, मुझे जेलर के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ एक कुर्सी पर राबिया बैठी थी। सुबह की और इस वक्त की राबिया में इतना फर्क था कि मैं दंग रह गया। उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी जिसमें आतशीन सुर्ख गुलाब खिले हुए थे। शोला रंग ब्लाउज उसके गुदाज से मंद जिस्म पर खूब जच रहा था और उसका मरमर जैसा बेदाग रंग कुछ और नुमाया हो गया था। उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था और नजर की ऐनक की जगह हल्के सब्ज रंग के शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी। उसकी शख्सियत में ऐसा वकार था कि आम आदमी उसके रोबे हुस्न के मुकाबिल गुस्ताख निगाही की जुरात भी नहीं कर सकता था। इस पेशे ने, तालीम ने और आला खानदानी पसे मंजर ने उसके अंदाज़ो एतवार में बेपनाह एतमाद कर दिया था। मैंने उसके मुकाबले में फौजिया का तस्वुर किया जो एक बहुत घरेलू किस्म की, सादा लू और सादा दिल, खूबसूरत ख्वाबों से बहल जाने वाली, बेबुनियाद अंदेशों पर रो देने वाली, तखय्युलात और तस्वुरात की दुनिया में गुम रहने वाली, जज्बाती, बुज़दिल और कम हिम्मत, जिसके लिए घर के बाहर हवस परस्त शिकारी मर्दों की दुनिया ऐसी ही थी जैसे मासूम हिरनी के लिए खूनख्वार बेड़ियों का जंगल। राबिया हसीन होने के बावजूद फौजिया का पासिंग भी ना थी, कम से कम मेरी नजर में, मगर ये हुस्न के अंदाज का फर्क था। फौजिया बेजरर और पालतू सियामी बिल्ली थी जो गोद की पनाह में दुबक के सिर्फ प्यार प्यार मांगती है। राबिया जवान शेरनी थी जो अपने रंगो रूप की चमक दमक, चाल के बांगपन और कुव्वत तस्खीर के गुरूर में किसी तरफ नजर उठा के देख ले तो उसे मसूर करके शिकार कर ले। फौजिया बारिश की रात में तूफानी हवाओं से महफूज घर की दीवारों में नरम रोशनी देने वाली मोमबत्ती का उजाला थी। राबिया उसी रात के आसमान पर कूदने वाली बिजली थी। ऐसे क्या मुंह उठाए खड़े हो? वो मुस्कुरा के बोली, क्या देख रहे हो तुम्हें? मैंने हिम्मत से काम लेकर सच बोल दिया। सुबह की और इस वक्त की राबिया का फर्क देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वो लोग कितना गलत सोचते हैं जिनका ख्याल है कि वकालत, अकाउंट्स और इंजीनियरिंग जैसे पेशों से औरत की नुस्वानियत का हुस्न मजरू होता है। उसने बेतकल्लफी से हाथ मिलाया और मैं उसके सामने बैठ गया। शायरी फिर कभी कर लेना, मैं तुमसे मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ। जरा अपने जाने और निकाले जाने का किस्सा सुनाओ। आखिर ये साजिश का क्या चक्कर है? 1 घंटे तक मैं बोलता रहा और वो सुनती रही। मैंने उन तमाम वाकयात का जिक्र कर दिया जो मेरे साथ लंदन में पेश आए थे और जिनकी इब्तदा मेरे कमरे में एक अजनबी लड़की की हंगामा आराई से हुई थी और इंतहा मेरे लंदन से डिपोर्ट किए जाने पर। मैंने इसी शुबे का इजहार भी किया कि वो लड़की मेरी तस्वीर लेने हरगिज नहीं आई थी। तस्वीर ऐसा बड़ा मसला नहीं हो सकती थी और राह चलते यूं खींची जा सकती थी कि मुझे खबर ही ना हो। मैंने कहा, गालबन वो मेरे खुतूत की तलाश में थी। तुम्हारे खुतूत से उसको क्या दिलचस्पी हो सकती थी? राबिया ने कहा। राबिया, अगर ये मैं फर्ज कर लूं, मेरे पास तो यकीन करने की वजूहात भी माकूल हैं कि मेरे वालिद को ब्लैकमेल करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। मैंने कहा,
तो जरा मुजरमों के नुक्ता नजर से सोचो, किसी मजबूरी या कमजोरी, माजी की किसी ऐसी गलती के बायस जिसका असर मुस्तकबिल पर भी पड़ सकता है, ख्वाह ये गलती दानिस्ता हुई हो या ना दानिस्तगी में ये सरदर्द हुई हो। मुजरिम मेरे वालिद का लहू चूसते रहे। मेरे वालिद फरिश्ता नहीं थे, इंसान थे। चुनाचे किसी दागे गुनाह से उनके दामन की आलूदगी को मैं नामुमकिन नहीं समझता। लेकिन जो बात गौर तलब है वो ब्लैक मेलिंग पर उनकी खामोशी है। उन्होंने किसी काबिल एतमाद दोस्त पर, मसलन शेरवानी साहब पर, क्या मुझ पर भी एतमाद नहीं किया। जो शख्स जिंदगी में एक मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका हो और जिद्दोजहद आजादी को अपने तमाम तर रिश्तों का लहू दे चुका हो और इतना बाहिम्मत हो कि इतना बड़ा सदमा झील के पागल ना हुआ हो, बल्कि नए सिरे से जिंदगी की दौड़ में शरीक हो गया हो, और जो अपनी दुनिया को एक बार मुकम्मल तबाही से दो चार होते देखकर भी मायूसी का शिकार ना हुआ हो, और जिसने गर्दिश रोजगार से शिकस्त कबूल करने से इनकार कर दिया हो, जो तामीर नो के मकसद में कामयाबी हासिल कर चुका हो, उसे ऐसी बेबसी के साथ सब कुछ हार देना क्यों कर कबूल होगा? इसलिए कि वो बुज़दिल था या उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था? नहीं राबिया, ना वो बुज़दिल था और ना खुद गर्ज। उसकी जिद्दोजहद का हामिल और उसका सरमाया हयात मैं था। इस उम्र में उसे अपना नहीं मेरे मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ अजीज हो सकता था। वो यूं मरने की बजाय एक ही बार मरने या मारने को तरजीह देता। वो अपने मादी के किसी जुर्म के अफशां होने के एहसास से या किसी गुनाह की तशहीर के खौफ से भला क्यों ब्लैकमेल होता? मेरा ख्याल है कि उसकी खामोशी का सबब ही ये था कि वो मुझे बचाए रखना चाहता था। उसे ये मंजूर नहीं था कि उसके मादी का आसेब मेरी जिंदगियों पर साया फिगन हो। यही वजह है कि उसने अपने से मुझे दूर रखा। अगर मैं करीब होता तो ये सब कुछ कहाँ बर्दाश्त करता, और दुश्मनों के हाथों उसकी तबाही का खामोश तमाशाई कैसे बना रहता। मैं उससे पूछता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यह नामुमकिन था कि मुझे पता ना चलता। वो ना बताता तो मैं खुद मालूम कर लेता। इसी मजबूरी के बायस उसने मुझे बहुत दूर के कॉलेज में पढ़ाया और इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया। जरा खुद सोचो, क्या लाहौर में अच्छे कॉलेज ना थे? और अब वो पुराना जमाना तो है नहीं। क्या आला तालीम के लिए रईस ज़ादे विलायत चले जाते? अब ज्यादा से ज्यादा तालीम के मौके मुल्क ही में हासिल है। इंजीनियरिंग की आला तालीम भी मुल्क ही में हासिल की जा सकती है। बहुत आला सतह पर डॉक्टर या इंजीनियर किसी फील्ड में स्पेशलाइज करने की खातिर तो बाहर चले जाते हैं, मगर मैंने तो इंजीनियरिंग की सनद भी हासिल नहीं की थी। सिर्फ BSc किया था कि अब्बा ने मुझे चलता किया। बहाना यह कि आला तालीम का जो म्यार और तसव्वुर वहाँ है, यहाँ नहीं है। मैं कम अकल और ना तजर्बा कार था और मेरे जहन में ये सब कुछ नहीं था जो आज है कि मुझे बाहर भेजना हालात से लाइल्म रखने की साजिश है। मैं लालच में आ गया कि चलो विलायत में ऐश करेंगे और दुनिया देखेंगे। हाँ, ये सोचकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मेरे बाप ने किस तरह मेरी जिंदगी के लिए थोड़ा थोड़ा करके कत्ल होना कबूल किया था। उसने अपनी सारी कमाई लुटा दी और मुझे खबर तक न होने दी। उसका मुनाफा एक दस्तखत पर दूसरों के खाते में चला गया और वो मुझे लिखता रहा सब खैरियत है। उसकी कोठी कार सब बिक गए और उसने लिखा कि फिक्र की कोई बात नहीं। वो एक नमक हराम खादम के अदना खादम की हैसियत से मुलाजिम हो गया, मगर उसने मुझे लिखा कि टेलीफोन बदल गया है, नोट कर लो। वो घर में झाड़ फूंच करता रहा, बचे कुछ टुकड़े समेटता रहा और गैंटिया में मुबतला होने के बावजूद इलाज को तरसता रहा, मगर उसने मुझे महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। ये कैसे मुमकिन है राबिया कि कोई शख्स इतना बड़ा राज सीने में लेकर कब्र में जा सोए? मुझे यकीन है अभी उसका मरने का इरादा नहीं था। उसने सोचा होगा कि जब अजल के नामाए बर के आने का वक्त होगा और उसके कदमों की आहट सुनाई देने लगेगी तो वो अपने बेटे के सामने एतराफ कर लेगा कि उसने तमाम उम्र बेखबरी के अंधेरे में क्यों उसे रखा। ये वक्त उसके ख्याल में अभी दूर था। मेरी तालीम का जमाना पूरा नहीं हुआ था और उसकी बीमारी की नोयत ऐसी ना थी कि वो कुछ दिन इसी जिंदगी को और इसकी मजबूरी को लेकर ना चलता रहता। उस वक्त तक मुझे कुछ ना बताता जब तक मेरी तालीम मुकम्मल ना होती, और जाहिर है कि मैं वापस आता तो वो कैसे छुपाता कि उसने अपना सब कुछ कहाँ और कैसे हार दिया। उसे डर होगा कि अभी ये बात मुझे मालूम हुई तो मेरा रद्द अमल इंतकामी होगा और मैं तालीम और मुस्तकबिल पर लानत भेजकर उसके दुश्मनों के खिलाफ सफ आ रहा हो जाऊंगा। ऐसी सूरत में उसका मिशन अधूरा रह जाता और ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी होती। लेकिन उसके दुश्मन बहरहाल इस संदेशे में मुबतला होंगे कि बुड्ढे ने खामोशी के वादे के बावजूद कहीं अपने बेटे को सब कुछ ना लिख मारा हो। इतना तो वो भी जानते होंगे कि जब आदमी के पास हारने को कुछ ना रहे तो वो जिंदगी भी दाव पर लगा देता है। वो लड़की यही देखने आई होगी कि कहीं मेरे खुतूत में कोई ऐसी तहरीर तो नहीं है जिसमें ब्लैक मेलिंग का शिकार होने वाले शिकारी का कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया गया हो। अगर मेरे वालिद को मौत का यकीन होता तो वो मुझे लिख देते कि उनसे क्या गलती सरदर्द हुई थी जिसकी उन्होंने इतनी भारी कीमत अदा की। जिंदगी में ना सही मरने से पहले बाप ने अपने बेटे को ये राज बता के अपनी रूह पर कोई बार गुनाह ना रखता
मगर उसकी मौत अचानक वाक़ई हो गई। क्यों, कैसे? इन सवालों का जवाब तो दोबारा पोस्टमार्टम से मिल ही जाएगा। बाकी सवालात का जवाब मैं बशर्ते जिंदगी खुद मालूम कर लूंगा कि उनकी जिंदगी का वो कौन सा राज था जिसे उन्होंने मुझ पर भी अफसाना किया। अगर वो बदतरीन जुर्म या गुनाह हुआ तब भी उनकी इज्जत तौकीर मेरी नजर में कम ना होगी, क्योंकि एक बाप की हैसियत से जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया वो बहुत खुश नसीब बेटों का मुकद्दर होता है, और ऐसे बाप बहुत कम होते हैं, शायद होते ही नहीं है। खामोशी का एक तवील वक्फ आया जिसमें जेलर ने दूसरी बार सर अंदर डाल के और खनकार के याद दिलाया कि वक्त बहुत दिया जा चुका है। राबिया ने एक सरदा भरी और उठकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे मफरूजात से मुंतकी जवाब से पूरी तरह इत्तफाक करती हूँ। वाकयात को देखते हुए असबाब का तयन किया जा सकता है। मुझे ये भी यकीन है कि तुम उन खूनख्वार दरिंदों को तलाश कर लोगे जिन्होंने तुम्हारे वालिद की जान ली। तुम बड़े जहरीले शिकारी हो और तुम्हारे साथ कुदरत के निज़ाम इंसाफ की कुव्वत है। खैर शर की अजली व अब्दी जंग में अगर आखिरी फतह हक की ना होती तो आज इस दुनिया का वजूद ना होता। मैं अपनी बसात, इस्तात और इस्तेदाद के मुताबिक तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा यही है। मैंने कहा, मेरे साथ मोहसिन है, तुम वो मंजिर है और सलामत शाह है। सलामत शाह तुम्हारा कार्ड है। वो बोली, सलामत शाह की गवाही तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती है, वरना अब तक हालात और वाकयात की तमाम शहादत तुम्हारे खिलाफ है। ये तो तुम भी तस्लीम करते हो कि आले कत्ल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे, फिर क्या रह जाता है? वजह कत्ल तक बिल्कुल वाज़ेह है। कल तुम्हारी जमानत जरूर हो जाएगी। मैंने अपने तौर पर उसको यकीनन बना दिया है। मेरे डैडी के भी कुछ ताल्लुकात थे, वो लोग अभी जिंदा हैं और पुराने ताल्लुक से मुझे बेटी भी समझते हैं। पुराने वफादार लोग हैं ना, उनकी कोशिश इजाफी मदद है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच राबिया। मैंने कहा, जिंदा रहा तो तुम सबके एहसानात का बदला जरूर चुका दूंगा। वो मुस्कुराई। जिंदा तो खैर तुम रहोगे, ये अलग बात है कि किसी के एहसान का बदला ना अदा कर सको। एक बात पूछूं राबिया? बल्कि दो बातें। मैंने कहा, उनका ताल्लुक तुम्हारी जात से है? पूछो। वो बोली, मेरा ख्याल था तुम्हारा कभी मुझसे जाती ताल्लुक नहीं रहा, स्कूल या कॉलेज तक बहरहाल नहीं था, या था तो एक तरफा। मैंने उसकी सूरत को गौर से देखा। ये बताओ तुम मुझे क्या समझती हो, मुजरिम या बेगुनाह? अगरचे मेरा अपना यकीन कोई मानी नहीं रखता, लेकिन मेरी नजर में तुम कातिल नहीं हो, ये मेरा ईमान है, और ईमान का जवाब अकल से नहीं मिलता। वो बोली, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ये एहसास भी बड़ी नेमत था कि मेरा साथ देने वाले मुझे गुनाहगार नहीं समझते थे। अब जल्दी से दूसरी बात भी पूछ लो, उसने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा। दूसरी बात, मैंने थोड़े से तामिल के बाद कहा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? उसकी वजह यह नहीं हो सकती कि तुमने किसी को या किसी ने तुम्हें पसंद ना किया हो। तुम्हारी खुशकिस्मती शुबे से बालातर है। ये लंबी कहानी है। उसकी सूरत पर बादल के साए की तरह उदासी का आसेब फैला और गुजर गया। अब मैं कैसे कहूँ कि तुम 100% सही कहते हो और 100% गलत भी? यही बात है। अभी ज़हन को इस मामले में उलझाने की जरूरत नहीं, किसी रोज मैं खुद ही बता दूंगी, और यही सवाल तुमसे भी करूंगी। शब बखैर। आज की रात में जेल क्या, कांटों की और अंगारों की सेज पर भी सुकून से सो सकता हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और छोड़ दिया। फिर दरदिंदा बंद हुआ और रात आई। अपनी तन्हाई का इसार कायम करके मैंने खूबसूरत लम्हों की और हसीन यादों के ख्यालों की और तस्वुरात की अंजमन सजाई, और मैंने देखा कि रोशन जमाल यार से है अंजम तमाम। हर नक्श ख्याल था कि फरोजा हुआ, हर एहसास की मशल थी कि जल उठी। वो चांद चेहरा, सितारा आंखें, वो गुर्बतों के उजले लम्हे, मोहब्बतों के अमी उजाले, सब कुंज जिंदा में उतर आए। अंधेरा कहीं ना रहा। मायूसी का सफर, फुरकत का नाम बेकसी का। सोते जागते में मैंने ख्वाब देखे। फोदिया एक घड़ी मेहमान रही और मैंने कहा, मेरी फर्दे जुर्म देखो कि मेरे हाथों में जंजीर और मैं मुजरिम के कटहरे में खड़ा हूँ। वो हंसी और बोली, जहाँ पर हम तुम खड़े हैं दोनों शहर का रोशन उफक यही है। शहर जो शब से अजीम तर है, यकीन जो गम से करीम तर है। फिर राबिया ने आके हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारा तो कभी मुझसे जाती ताल्लुक नहीं रहा, या रहा तो एक तरफा नाटी बॉय। तुम क्लास में मॉनिटर होने का सबसे ज्यादा रोब मुझ पर झाड़ते थे, और अब आए हो तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं के गोया कभी आशना ना थे। रात के आखिरी पहर में जेलर ने कहा, तुम्हारा ब्लैक वारंट मौसूल हो गया है। कल तुम्हारे लवाकिन से आखिरी मुलाकात करवा दी जाएगी और सुबह तुलुए आफ्ताब से कबल तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम्हें कोई वसीयत करनी है?